टन टड़ाड़ा। जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त तंदुरुस्त वीआईपी हैं। तो आज हम देखते हैं कक्षा 10 का जो अनसॉल्व पेपर है, तीसरा सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को कोड वोड देखना है कि ये किस साल का किस कोड है। तो देखिए, क्लास 10th का विज्ञान है, और अगर आप लोग कोड देखना चाहते हैं तो सेट 3 है 2024 का 824 IL। स्टार्ट करें क्वेश्चन को। चलिए, तो नो बकवास, सीधा क्वेश्चन की बात पे आते हैं। ये रहा आप सबके सामने पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, थोड़ी आवाज़ आ रही होगी तो चलिए क्योंकि बाहर आज थोड़ा शोरगुल ज़्यादा है। चलिए, चल रहा है, बहुत सही। मिट जाओ भाई, डिलीट। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब, क्या आभासी और आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण से आपको पता है कि इससे दो तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। और इससे कितने बनते हैं? 6 तरह के बन रहे हैं। क्या कह रहा है? आभासी। इसका अवतल दर्पण का एक कंडीशन आप याद रखिए, जैसे मान लीजिए ये है क्या, कोई अवतल दर्पण, तो यहाँ से ये इनफाइनाइट पहली ऑब्जेक्ट, यहाँ इनफाइनाइट से थोड़ा आगे ये पहली ऑब्जेक्ट, दूसरी ऑब्जेक्ट, इसको मान लीजिए वक्रता केंद्र और इसको मान लीजिए यफ। तो जो लास्ट वाला केस इसका रहता है, यानी ये देखिए क्या कह रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जब रखते हैं तो इधर से प्रकाश किरण गुजारेंगे, धड़ाक दे इधर से भाग जाएगा। ये इधर से आया, इधर से भाग गया। फिर अगर यहाँ से प्रकाश किरण गुजारे तो टकरा के इधर से आएगा, इधर ही भाग जाएगा। लेकिन ये धड़ाधड़ इसको अगर पीछे बढ़ाएं, यहू पीछे बढ़ाएं, तो ये देखिए मिला यहाँ। यानी जब भी दो ठो लाइन जबरदस्ती हम मिला दें तो आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। और उसके साथ साथ आकार में बड़ा भी, देखिए क्या कह रहे हैं, बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए तो कौन सा दर्पण उपयोग करेंगे? कौन सा दर्पण है? बहरे कलई किया गया है, तो ये है अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं, थोड़ा आवाज़ गूंज रहा होगा, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम देखो, ये आभासी प्रतिबिंब उत्तल से भी बनते हैं, लेकिन वहाँ छोटे बन जाते हैं और आकार में बड़ा कहा गया था। तो यहाँ क्या कहा गया है, कह रहा है किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब एवं आकार में बड़ा, वही क्वेश्चन में कौन से लेंस से बनेगा। तो ये देखिए, लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस से 6 तरह के प्रतिबिंब, अवतल लेंस से 2 तरह के प्रतिबिंब। इसका अगर लास्ट वाला केस देखो, वही जो बता रहा था, ये देखो क्या है, अरे कहाँ गया भाई, आ जाओ आ जाओ, ये है एक मिनट भाई, रुको जरा, इससे क्या होता है भाई पता नहीं। चलो ये धड़ाक दे, मिट जाओ, डिलीट। आ जाओ, धड़ाक दे, डिलीट। आ जाओ तुम भी, डिलीट। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि इस तरह से ऐसे मैं क्या बना दिया, उत्तल दर्पण बन गया है। हो क्या जा रहा है यहाँ, छोड़ो जाने दो, इधर बना देता हूँ मैं, यहाँ यहाँ बनेगा, बन जाओ, बन गया। तो देखिए यहाँ से इस तरह से ऐसे ये रहता है। तो लास्ट केस इसका जो ऑप्टिक सेंटर है O, और यहाँ पर हम इसको मान लिया क्या, F1। क्या है ये, F1। तो इसको मैं क्या मान लिया, लिखा नहीं जा रहा है जी, F1। क्या माना मैं, बोलो भाई, F1। छोड़ो जाने दो, इधर थोड़ा लिया दे, हाँ। तो ये क्या है, F1 है। चलो मैं बता दे रहा हूँ, आप सुन तो ही रहे हैं। यहाँ पर जब कोई ऑब्जेक्ट रखी जाती थी तो प्रकाश किरण ऐसे यहाँ पर आई, धड़ाक दे इसको एक पॉइंट पर क्या कर देती थी, सेंटर कर देती थी। अगर दूसरा हम प्रकाश किरण यहाँ से गुजारें तो ये धड़ाधड़ इधर जाएगा, लेकिन मिलता कहाँ था, ऐसे पिछवा जाके। तो यहाँ पर भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। और ये कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण। अगर कहे कि आभासी प्रतिबिंब बनता है और बड़ा, लेंस की बात करें तो अवतल, दर्पण की बात करें उत्तल, तो यहाँ लेंस की बात कर रहा है, तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। अगर दर्पण की बात करें अवतल, लेंस की बात करें उत्तल। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आकाश के नीले रंग दिखाई देने का क्या कारण होता है। तो आकाश के नीले रंग, आकाश का नीला होना ये किसके कारण होता है, तो ये होता है कहाँ गया क्वेश्चन, रुको भाई रुको रुको जरा क्वेश्चन आ जाओ। हाँ, तो क्या कह रहा है कि आकाश नीला किसके कारण होता है, तो आकाश नीला होता है प्रकीर्णन के कारण। अच्छा, परावर्तन क्या होता है, परावर्तन का मतलब ऐसे कोई ये है चिकनी सतह, देखिए यहाँ से कोई प्रकाश किरण आए धड़ाक से भाग जाए, तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और इसके बीचवा में क्या रहता है, तो ये इसी बीचवा में ऐसे एक खोपाई पार दी, इसको कहते हैं अभिलंब, यानी जिस मार्ग में प्रकाश किरण जिस माध्यम में आए धड़ाक दे टकराने के बाद उसी माध्यम में चला जाए, परावर्तन। अपवर्तन मतलब हम ऐसे चिग्घा लेके ऐसे मारे तुम्हारी तरफ, जैसे माध्यम चेंज हो दूसरी तरफ भाग जाए, यानी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, जैसे माध्यम चेंज हो धड़ाक दे वो अपना रास्ता जहाँ जाना चाहिए वहाँ ना जाके तिरछी चला जाए, उसी को कहते हैं अपवर्तन। तो ये ऑप्शन इसका सही क्या है, प्रकीर्णन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की चाल अधिकतम होती है जल में, कांच में, हीरे में, निर्वात में। तो प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होती है, निर्वात में। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, प्रकाश की चाल वायु में सबसे ज़्यादा, वायु या निर्वात, फिर उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद ठोस में। ये आप लोग क्रम याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। बहुत सही, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में तनिक ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में यानी तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर 1 मिनट, मिटाने वाला तनिक कम सही है यहाँ। ठीक, चलो अब आ गए यहाँ। तो R बराबर यहाँ हो जाता है R1 + R2 + R3, ये हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। कह रहा है कि उसमें क्या किसका मान निश्चित रहता है, तो क्या कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निश्चित रहता है, नहीं। अगर बनाएंगे तो क्या बनता है, जैसे मान लीजिए 3 ठो है ना प्रतिरोध, तो ये देखिए एक प्रतिरोध धड़ाक दे, 2 प्रतिरोध, ये लीजिए यही 3 ठो प्रतिरोध है, ये बना दिया बैटरी, आराम से ये सेल है जोड़ दिया। तो यहाँ से यहाँ तक का देखो मापने के लिए एक ऐसे वोल्ट मीटर लगा दिया V1 का, ठीक। यहाँ से यहाँ तक विभवांतर मापने के लिए एक दूसरा लगा दिया V2 का, ये विभवांतर मेजर करेगा। और यहाँ से यहाँ तक एक है V3, ये इसका विभवांतर नापेगा। तो ये तो सबका अलग अलग है ना, प्रतिरोध भी देखो R1 है, R2 है, R3 है, ये अलग है। अगला यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा देखो प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, ऊष्मा भी अलग अलग रहेगी, ठीक। यहाँ की जो ऊष्मा रहेगी वो सभी प्रतिरोध की अलग अलग। कह रहा है ये प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा, याद रखना यहाँ से धारा क्या बहेगी, आई, तो इधर भी आगे जाके क्या जाएगी, आई, इधर आई आई आई। तो आप लोग मेरी एक बात याद रखिएगा, क्या अगर समांतर क्रम है, क्या समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में रहता है विभव समान, या कह लीजिए विभवांतर, विभवांतर समान रहेगा। अगर श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में धारा समान रहता है, ये दोनों क्या रहेंगे, समान। ये बात को याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाओ, जल्दी से आ जाओ भाई, वाह लो आ गया। कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई क्या होती है। देखो ये सब जो इतना इतना लिखा है ना, ये सब तुमको भटकाने के लिए लिखा है। वो डायरेक्ट क्या पूछना चाहता है, विभवांतर की इकाई। विभवांतर की इकाई क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। किससे, V से। अच्छा, विभवांतर को किससे मापते हैं, तो वोल्ट मीटर से। किससे मापते हैं,
वोल्ट मीटर, नाम याद रखना। क्या याद रखोगे? वोल्ट मीटर। अच्छा, ओम ये किसका मात्रक होता है? तो ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका? प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। और ओम को, तो ओम को एक सिंबल रहता है ना, ऐसे लिख देते हैं। एम्पियर ए से प्रदर्शित करते हैं। और ये किसका मात्रक है? तो ये है धारा का। ठीक। और ये तो ये विभव या विभव का भी यही होता है और विभवांतर का भी यही होता है मात्रक। और ऑप्शन भी यही सही है। वाट किसका होता है? तो वाट होता है शक्ति का। किसका? शक्ति। शक्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। और वाट को किससे प्रदर्शित करते हैं? ऐसे WTT, वाट। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन लो भैया, क्या कह रहा है? आ जाओ यार। क्वेश्चन हम कह रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात कीजिए। विद्युत, देखो आप लोग पढ़े हैं ना फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या कहता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम? ऐसे मान लो ये कोई हाथ है, ये बना दिए उठा, ये बना दिए एक उंगली, और एक ये बना दिए ऐसे इधर दूसर की उंगली, और बाकी जो उंगलियां हैं छोड़ो, 1 2 4 उंगली रहती है ना। चलो ये देखो, तो यहाँ याद रखिएगा फादर, एफ से, यम से मदर, और इससे चाइल्ड, यानी फादर मदर चाइल्ड। क्या याद रखेंगे? फादर मदर चाइल्ड। तो होगा क्या? फादर का मतलब हो जाता है फोर्स। क्या हो जाएगा? फोर्स। फोर्स बोले तो बल, यानी ये बताएगा बल की दिशा। यम का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ये क्या होगा? तो ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसकी दिशा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और सी का मतलब होता है करंट। तो सी से क्या बताएगा? ये करंट बताएगा। करंट का मतलब डबल आर रहता है, यानी करंट मतलब धारा का ये दिशा बताएगा। ठीक, तो ये देखिए, अगर मैं ये देखिए इसी तरह रहता है, ये क्या बता रहा है? बल। ये क्या बता रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या बता रहा है? धारा। तो ये बल कहाँ लग रहा है? इन दोनों के लंबवत लग रहा है कि नहीं? तो यही ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है? इन दोनों दिशाओं के लंबवत। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर? नहीं। चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के समांतर? नहीं। इन दोनों दिशा के लंबवत। तो ये देखिए, इससे भी 90 का कोण बनाएगा, इससे भी 90 का, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ई। बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लो भैया, क्या कह रहा है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। कह रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का यानी लास्ट में एन मिला लिखा मिलेगा आपको एल्केन में। यहाँ क्या कह रहा है? CnH2n-2। तो ये सूत्र है एल्काइन का। किसका सूत्र है? एल्काइन। यानी ये ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे, उसी को कहते हैं एल्काइन। ये देखिए CnH2n+2, यही है सूत्र एल्केन का। किसका है? एल्केन का। अच्छा, इसमें क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये याद रखिए। और इधर देखिए क्या है? CnH2n, यानी ये है एल्कीन का सूत्र। किसका? एल्कीन का। यानी इसमें रहता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और ये C2H4, तो ये रहता है आपका एथीन का सूत्र, वो है, याद कर लीजिए। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? बी। क्या हो गया? एल्केन, यानी CnH2n+2। कोई दिक्कत नहीं? आप लोग कमेंट करके बताइए मेथेन का सूत्र क्या होगा? मेथेन का जल्दी जल्दी बताइए, देखता हूँ कितने लोग बताते हैं। मेथेन का सूत्र क्या होगा? क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित में से समजाति श्रेणी है। क्या है? समजाति, कहाँ जा रहा है जी? कह रहा है समजाति श्रेणी है। देखिए समजाति श्रेणी का मतलब क्या होता है पता है? सम का मतलब होता है समान, और जाति यानी समान जात। अच्छा, तो आप यहाँ दो बातों से याद रखिए। यहाँ समान रहेगा क्या? या तो अनुलग्न, क्या? या तो अनुलग्न, और या तो यहीं कह लीजिए फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। इन्हीं दोनों में से क्रियात्मक समूह। ठीक, तो समजाति यानी जिसमें अनुलग्न समान हो, या जो
एन इन आइन आते हैं, दो हैं तो दोनों में रहे, या तो क्रियात्मक समूह CHO हो गया, OH हो गया, COOH हो गया, ये सब समान रहे, उसी को क्या कहते हैं, समजाती श्रेणी। तो देखिए क्या है C2H4, ये एल्कीन है, C3H6, यानी दोनों के दोनों, देखिए ये एथीन है और ये प्रोपीन है, यानी दोनों एक टाइप के एल्कीन है। देखिए क्या कह रहा है HCHO, यानी इसमें एल्डिहाइड, और इधर CH3CHO, यानी ये भी एल्डिहाइड, ये भी सही है। इधर आ जाइए, क्या कह रहा है CH3OH और इधर CH3CHO, ये नहीं है, क्यों? क्योंकि एक में अल्कोहल है, एक में एल्डिहाइड। इधर C2H5OH यानी अल्कोहल, CH3OCH3 यानी ये ईथर, ये भी नहीं है। तो कौन कौन है, पहला और तीसरा। ऑप्शन में ढूंढिए, ये देखिए क्या कह रहा है, पहला तीसरा, ये ऑप्शन डी। कौन सा सही है, ऑप्शन डी, ठीक है। अच्छा, जो समजाती श्रेणी होते हैं ना, दो के बीच का अंतर देखेंगे CH2 का रहेगा, मास में देखेंगे 14 का अंतर रहेगा, और जैसे जैसे इनकी संख्या मतलब श्रृंखला बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनका गलनांक क्वथनांक बढ़ता जाता है। आगे की तरफ बढ़े तो ये देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती है, पोटेशियम। कौन, पोटेशियम, ठीक। तांबा, इधर सोना, एल्यूमिनियम, ये सब नहीं, कौन, पोटेशियम। सोने का क्या सिंबल होता है, जरा आप बताइए तो कमेंट करके। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0 pH वाला विलयन होता है, तो 0 pH यानी आप इस तरह से देखिए, एक 7 रहता है, इसके इधर चले जाइए 0, इसके इधर चले जाइए 14। अगर आप इधर जा रहे हैं तो ये क्या है, अम्ल। 7 से जैसे उधर गए अम्ल, 7 से इधर आ गए तो ये क्या है, क्षार। और अगर 7 है तो वो क्या है, उदासीन। क्या है, उदासीन। तो HCl, बताइए इसका क्या नाम होता है, HCl एक अम्ल है। तो यहाँ क्या कह रहा है, pH 0, तो इधर आएंगे तो क्या है, अम्ल, यानी वो जो विलयन रहेगा वो क्या रहेगा, अम्लीय। अगर कोई क्षारी है तो इसका 7 से ज़्यादा, उदासीन है तो 7, ठीक, ये बात याद रखिएगा। आगे की तरफ बढ़ें, लीजिए यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश और परडहरिम की उपस्थिति में CO2 और H2O के संयोजन से कौन सा यौगिक बनता है। तो देखिए ये है CO2 और ये है H2O। अब जैसे ही ये कहाँ, सूर्य का प्रकाश, तो ये देखिए क्या है, ये सूर्य का प्रकाश और परडहरिम, यानी जिसमें क्लोरोफिल रहता है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, C6H12O6 और प्लस में O2। बैलेंस के लिए देखेंगे, ये 6 ठो, ये भी 6 ठो और ये भी 6 ठो, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ग्लूकोज। ये किसका सूत्र है, तो ये है ग्लूकोज का सूत्र, ठीक। इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ 12 H2O कर देंगे तो इधर 6 ठो H2O और बन जाएगा। क्या है ये, प्रकाश संश्लेषण, पौधों में होता है। आगे की तरफ बढ़ें, चलिए अगला कह रहा है कि रासायनिक समीकरण है, इसको पूरा करना है। तो आप सीधा से देखिए, देखिए इधर है क्या, CH3, इधर है CH4, यानी एक हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो यानी जो भी रहेगा उसमें एक खो हाइड्रोजन रहेगा। देखिए COO है यहाँ और यहाँ है CO3, यानी एक खो ऑक्सीजन भी रहेगा। इधर Na2 दो ठो है, इधर यहाँ एक है, तो यहीं एक लगा दीजिए Na, बाकी सब तो है ही, तो ये क्या रहेगा, NaOH, यानी ऑप्शन बी क्लियर। इस तरह का क्वेश्चन मैं बहुत सा करवाया हूँ, तो यहाँ क्या रहेगा, NaOH। NaOH का नाम आप कमेंट करके बताइए। देखिए क्या कह रहा है, पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है, तो आप दो बातें याद रखिए, एक होता है जाइलम, क्या, जाइलम, ये करता है जल व खनिज का समूहन, किसका, जल और खनिज का समूहन। और ये जो फ्लोएम है ये खाद्य पदार्थों का समूहन करता है, यानी स्थानांतरण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, ठीक। वाष्पोत्सर्जन कौन करता है, तो वाष्पोत्सर्जन करता है रंध्र। कौन करता है, रंध्र। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सही। अगला क्या कह रहा है, मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग में होती है, तो पाचन की शुरुआत होती है मुख से। मुख में क्या पाया जाता है, लार। लार बनाता कौन है, लार ग्रंथि, और इसी में एक एंजाइम रहता है टायलिन, क्या, टायलिन, या इसी को कहते हैं लारीय एमाइलेज।
लारिय एमाइलेज। ये करता क्या है? तो ये स्टार्च का पाचन करता है। क्या? स्टार्च का पाचन। धड़ाक दे आप लोग छाप लीजिए इतने को। सही होता सही का चला ही नहीं। तो अच्छा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक, चलिए क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो थायरॉक्सिन नहीं, जिब्रेलिन हाँ, यही पादप में तना की वृद्धि कराता है। किसकी वृद्धि? तना की वृद्धि। और क्या कराता है? तो ये फ्लावरिंग के लिए, यानी फूल जो लगते हैं इसी के कारण लगते हैं। और तो बीज अंकुरण के लिए यही जिम्मेदार होता है। बीज अंकुरण के लिए यही जिम्मेदार है। ठीक। एस्ट्रोजन, इंसुलिन, देखिए ये जो इंसुलिन है ये ग्लूकोज लेवल नियंत्रित करता है। क्या करेगा? ग्लूकोज का नियंत्रण करता है, यानी ग्लूकोज कितना रहना चाहिए ये यही डिसाइड करेगा। एस्ट्रोजन, तो देखिए ये मादा में, ये मादा हार्मोन है, महिलाओं में पाया जाता है। थायरॉक्सिन, तो ये थायराइड ग्रंथि जो रहती है वो स्रावित करती है। आगे की तरफ बढ़ें तो ये देखिए कह रहा है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है थायराइड से। थायराइड स्रावित करता है थायरॉक्सिन। क्या स्रावित करता है? थायरॉक्सिन। अभी कुछ देर पहले नाम देखे हैं ना। और अधिवृक्क, तो ये एड्रीनल हार्मोन स्रावित करता है, एड्रीनलिन। कौन सा हार्मोन? एड्रीनलिन। ये गुस्से के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए इसको कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। क्या कहते हैं? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन इसी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही गुस्सा दिलाता है। पिट्यूटरी, तो यही स्रावित करती है। पीयूष ग्रंथि है वृद्धि ग्रंथि को स्रावित, वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है। अग्न्याशय क्या करता है? तो अग्न्याशय इंसुलिन का स्रावण करता है। इंसुलिन क्या करता है? ये ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है, इंसुलिन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 20 क्वेश्चन है टोटल, 18 आ गया। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोश के अंदर बनता है? तो बाह्य दलपुंज नहीं, अंडाशय नहीं, पराग कण बनता है। क्या बनता है? पराग कण। ठीक है। अच्छा, जो पुष्प है ना, पुष्प में नर भाग क्या रहता है? नर भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर। क्या? पुंकेसर या पुमंग। और अगर मादा भाग की बात की जाए तो मादा भाग को कहते हैं स्त्री केसर या कह लीजिए जायांग। क्या? स्त्री केसर या जायांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन इसका ये परागकण सही रहेगा। देखिए आ गया ना, पुष्प का जनन अंग है। क्या कह रहा है? पुष्प का जनन अंग बाह्य दलपुंज है? नहीं है। क्या? दलपुंज नहीं है। तना नहीं है। क्या कह रहा है? जायांग, ये है जनन अंग। अच्छा, यहाँ ये जो तना है ना इससे भी जनन होता है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा ये लैंगिक जनन करेगा। क्या? लैंगिक जनन। और ये जो है ना ये अलैंगिक जनन होता है इससे। ठीक, या कह लीजिए कि कायिक जनन। क्या? कायिक जनन, तो इसलिए ये नहीं लगाना है। कौन सा पूछा है? जायांग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है एक्स किरण से? नहीं। गामा किरण से? नहीं। इनमें से कोई नहीं। नहीं, ये पराबैंगनी किरण से बचाती है। किससे? यूवी रेस से। देखिए ये जो सूर्य चचा हैं, ये सूर्य चचा से हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरण निकलती हैं। कौन सी किरण? अल्ट्रावायलेट किरण। ये मान लीजिए अपनी पृथ्वी हो गई। इस पृथ्वी पर ये है कोई बेचारा, ये कोई लड़की है, देख रहे हैं बड़े बड़े इसके बाल हैं, तो इस तरह से लग रहा है कि ये लड़की है। तो यहाँ से जो किरण रहेगी ना, समताप मंडल में एक परत पाई जाती है, उसी को कहते हैं ओजोन परत, वही बचा लेती है। नहीं तो ये भुजा के एकदम कौआ की तरह करिया हो जाएगी। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये था सेट तीसरा।
तो आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।